हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द कंपनी आर्मी। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो भी जस्टिस होता है उसका नया सिस्टम लाया गया था। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लोगों को न्याय देने का नया तरीका लाया गया था। और जो भी वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने अपनी आर्मी के तरीकों को भी चेंज कर दिया था। तो उनकी आर्मी जो थी वो कैसी थी, तो उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। The power of the colonial administration rested on its military strength. Power मतलब ताकत। तो जो भी ताकत थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे उनकी जो भी ताकत थी एडमिनिस्ट्रेशन करने की, जो भी हमारा इंडिया है उसके अंदर रूल करने की, उसके अंदर प्रशासन करने की उनकी जो भी ताकत थी, रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। वो किसके ऊपर टिकी हुई थी? वो मिलिट्री की ताकत के ऊपर टिकी हुई थी। मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे वो पहले इंडिया के अंदर ट्रेडर की तरह आए थे और बाद में उन्होंने अपनी मिलिट्री की ताकत से, उनके पास में जो भी मिलिट्री थी वो बहुत ही पावरफुल थी, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री की पावर से पहले तो पूरे इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर के अंदर ले लिया और बाद में उन्हीं की पावर से उन्होंने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाल लिया था। तो ब्रिटिशर्स से पहले कौन रूल कर रहे थे? जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले मुगल रूलर रूल कर रहे थे और मुगल रूलर में भी लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन थे? औरंगजेब। उनकी डेथ हो गई थी 1707 के अंदर और उनकी डेथ के बाद में जितने भी इंडिया के अलग अलग किंगडम थे उन्होंने अपनी पावर को असर्ट कर लिया था। जैसे जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने अपनी पावर को असर्ट कर लिया था। ऐसे ही नवाब के, ऐसे ही अवध के, तो ऐसे हर जो भी इंडिया के अलग अलग किंगडम थे उन्होंने अपनी पावर को असर्ट कर लिया था। तो मुगल पीरियड के अंदर जो भी आर्मी थी वो कैसी थी? तो आर्मी जो थी वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी। एक तो होते थे कैवलरी और एक होते थे इन्फेंट्री। कैवलरी मतलब जो भी घोड़े के ऊपर सवार होकर जो भी लड़ते हैं तो उन्हें हम कैवलरी बोलते हैं। और इन्फेंट्री मतलब जो भी पैदल चल के स्वॉर्ड से वार करते हैं तो वो इन्फेंट्री हो गए। तो एक तो होते हैं कैवलरी मतलब सवार, और एक होते हैं इन्फेंट्री मतलब पैदल सोल्जर्स। तो जो भी सवार होते हैं ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, जो भी हॉर्स होता है उसके ऊपर वो बैठे रहते हैं, कौन? कैवलरी। और जो भी इन्फेंट्री मतलब जो भी पैदल सोल्जर्स होते हैं तो वो किसके अंदर माहिर होते हैं? ट्रेंड इन आर्करी एंड स्वॉर्ड। आर्करी मतलब वो धनुष बाण के अंदर माहिर होते हैं और स्वॉर्ड वो तलवारों से वार किया करते हैं। तो पहले जो भी मुगल एम्पायर होते थे वो ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करते थे? वो ज़्यादा कैवलरी के ऊपर फोकस करते थे। वो कैवलरी पे क्यों करते थे? क्योंकि इन्फेंट्री सोल्जर्स कौन होते थे? इन्फेंट्री सोल्जर्स मतलब जो भी मुगल एम्पायर होते थे वो किसी जमींदार को बोल देते थे और जो भी जमींदार होता था वो वहाँ के किसानों को बोल देता था। और जब लड़ने की बारी आती थी तो किसान अपने खेत से जाकर, अपने घर पे जाकर, वो खेत के अंदर काम करते हैं किसान, तो वो अपने घर पे जाके तलवार उठा के लड़ने चले जाते थे और अगर वापस जिंदा बच जाते थे तो फिर से आके अपने खेतों में काम कर लेते थे। तो पहले पैदल सोल्जर्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, कैवलरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। कैवलरी के ऊपर क्यों? क्योंकि पैदल सोल्जर्स तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो अपने खेत में काम करके तभी तो आते हैं, खेत में पहले काम कर रहे होते हैं और जब वार करने की बारी होती है तो तलवार उठा के आ जाते हैं। लेकिन जो कैवलरी सोल्जर्स होते हैं तो वो तो घोड़े पर सवार होते हैं। क्या पता किसी को घोड़ा चलाना आता हो या नहीं होता, उसे ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी पहले। तो जो भी कैवलरी होते थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि घोड़े को कैसे चलाते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ के जो भी तलवारबाजी है वो कैसे करते हैं। तो मुगल पीरियड के अंदर जो भी मुगल एम्पायर होता था वो ज़्यादा कैवलरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि पैदल सोल्जर जो होते थे वो तो ऐसे ही आसानी से लड़ लिया करते थे।
तो हमने द कंपनी आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम द कंपनी आर्मी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चेंज ऑक्यूर इन द 18th सेंचुरी। तो जो भी 18th सेंचुरी थी उसके अंदर कुछ चेंज आता है। क्या चेंज आता है? मुगल सक्सेसर, मतलब कोई भी एक मुगल एम्पायर है और उसके आने वाली जो भी जनरेशन है तो उसे हम सक्सेसर बोलते हैं। मतलब उस मुगल एम्पायर के बाद में उसका कौन सा बेटा राजा बनेगा तो वो मुगल सक्सेसर होता है। तो मुगल का जो भी सक्सेसर है लाइक अवध एंड बनारस, कौन से है? जो अवध है, जो भी बनारस है, started recruiting peasants into their armies and trained them as professional soldiers। हमने देखा पहले मुगल एम्पायर किसको ज्यादा डोमिनेट करते थे? कैवलरी को। लेकिन जो उनके जो भी सक्सेसर हैं जैसे अवध है, जो भी बनारस है, started recruiting peasants। जो भी peasants होते हैं, जो भी किसान लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। recruiting peasants into their armies and trained them as professional soldiers। वो peasants को, जो भी किसान होते हैं उनको कोई भी एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह उनको ट्रेनिंग देते हैं। मतलब मुगल पीरियड के अंदर कैवलरी को ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था, लेकिन जो भी मुगल एम्पायर के जो भी सक्सेसर होते हैं वो किसको ज़्यादा डोमिनेट करते हैं? वो किसको ज़्यादा प्रोफेशनल सोल्जर की तरह मानते हैं? किसको ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं? वो इन्फेंट्री को, जो भी पैदल सोल्जर्स होते हैं उनको ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्ट द सेम मेथड। तो वो इस मेथड को अडॉप्ट किया उन्होंने। मुगल एम्पायर तो कैवलरी को ज़्यादा डोमिनेट करते थे और जो उनके सक्सेसर होते हैं वो इन्फेंट्री को ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही मेथड को अडॉप्ट किया। उन्होंने भी सिपाही आर्मी, जो भी सिपाही होती है उनकी आर्मी को डोमिनेट किया। सिपाही मतलब सिपाही। तो हमने देखा था पहले नवाब से नबोब बना था, वैसे ही यहाँ पे सिपाही से सिपाही बन गया। तो हमने द कंपनी आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत और जान लिया। हमने जाना पहले मुगल एम्पायर थे, तो मुगल एम्पायर कैवलरी को ज़्यादा फोकस देते थे। कैवलरी मतलब जो भी हॉर्स के ऊपर बैठ के जो भी राइड करते थे, जो भी तलवार से लड़ते थे, उनको ज़्यादा डोमिनेट किया करते थे। जो पैदल सोल्जर्स होते थे उनको नहीं करते थे, क्योंकि पैदल सोल्जर जो होते थे वो पीजेंट्स होते थे और जो पीजेंट्स होते थे वो अपने खेत से आकर अपने घर से तलवार उठाकर लड़ने चले जाते थे। तो उनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट नहीं किया जाता था, क्योंकि वो एकदम आसानी से लड़ लिया करते थे। उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो भी हॉर्स राइडर होते थे वो पता नहीं कहीं पे हॉर्स से गिर जाए, उन्हें हॉर्स चलाना ना आता हो। अगर हॉर्स चलाना भी आता हो तो उनको हॉर्स के ऊपर बैठ के जो भी फाइटिंग है वो करनी ना आती हो। तो इसी कारण से वो कैवलरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद में जो चीज़ें हैं वो चेंज होती है, वो बदलती है। जो भी मुगल एम्पायर के सक्सेसर होते हैं जैसे अवध और जो भी बनारस है वो इन्फेंट्री को ज़्यादा प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह मानते हैं और ब्रिटिशर्स ने भी इसी मेथड को अडॉप्ट किया। तो अब हम जान लेते हैं कि जो भी उनके सक्सेसर्स होते थे वो जो भी इन्फेंट्री सोल्जर्स होते थे उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह क्यों मानते थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन्फेंट्री सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों हुई और जो भी कैवलरी फोर्सेस थी उनकी रिक्वायरमेंट कम क्यों हुई। As warfare technology changed from the 1820, जो भी वारफेयर टेक्नोलॉजी थी मतलब जो भी लड़ाई करने की जो भी टेक्नोलॉजी थी वो चेंज होती गई। फ्रॉम द 1820 से जो भी वार करने की टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती गई। कैवलरी रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। जो भी कैवलरी जो भी घुड़सवार होते थे उनकी रिक्वायरमेंट थी वो खत्म होने लगी थी। कैवलरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। अब जो भी इन्फेंट्री सोल्जर्स होते थे उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। नाउ ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा। जो भी ब्रिटिश एम्पायर थे वो बर्मा के अंदर फाइट कर रहे थे। बर्मा कहाँ पे है? बर्मा हमारे जो भी पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ पे बर्मा है। अफगानिस्तान के अंदर
तो हमने देखा था कि 1820 के आसपास ही जो भी ब्रिटिशर्स थे वो अफगानिस्तान से भी वार करे थे। क्यों? क्योंकि वो रशियन एम्पायर के एक्सपेंशन से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। तो नाउ ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इट, जो भी ब्रिटिश एम्पायर था, जो भी ब्रिटिशर्स थे वो फाइट कर रहे थे म्यांमार से, अफगानिस्तान से एंड इजिप्ट। और जो इजिप्ट है वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना के रख रखी थी। तो ब्रिटिशर जो है वो इजिप्ट के अदर किंगडम्स के साथ में भी वार कर रहे थे। वर सोल्जर्स वर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। और वो अपने सोल्जर्स को किससे ट्रेनिंग देते थे? हमने देखा कि कैवलरी की रिक्वायरमेंट जो है वो डिक्लाइन होती गई और इन्फेंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हाई होती गई। तो जो भी इन्फेंट्री सोल्जर्स होते थे वो अब बंदूकों से लड़ते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास में तो बाद में बंदूक आ गई थी 1820 के बाद में, तो वो बंदूकों से लड़ते थे। अब बंदूकों से ऐसे तो है नहीं कि हम हमारा जो भी हॉर्स है उसके ऊपर बंदूक पकड़े रखेंगे, उसके ऊपर जो बारूद है वो बढ़ते रखेंगे। तो ऐसे स्टंट नहीं दिखाना है हमें हॉर्स के ऊपर। जो ब्रिटिशर्स होते थे उन्हें पता था कि जो भी हॉर्स होता है उसके ऊपर हम बैठ के बंदूक नहीं चला सकते, और जो पैदल सोल्जर्स होते हैं वो बंदूक आसानी से चला देते हैं। अगर मान लो आपका जो घोड़ा है वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही तेज दौड़ता है, और आप जो हो वो आप भी बहुत पावरफुल हो, और आपकी जो तलवार है वो बहुत ही तीखी है और बहुत ही बड़ी है, तो आप उस जो भी आपका दुश्मन है उसके सामने जा रहे हो दूर से, तो जब आपका अपोनेंट दुश्मन है तो वो आपसे आपके ऊपर बंदूक जो है वो चला देगा, तो आपकी तो दूर से ही डेथ हो जाएगी। और आप जो है ऐसे तो है नहीं कि आप 1 किलोमीटर से जो भी तलवार है वो फेंकोगे, तो आप ऐसा नहीं करते। तो इसी कारण से जो भी इन्फेंट्री सोल्जर्स थे उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो भी कैवलरी होते थे वो घोड़े के ऊपर बैठ के बंदूक नहीं चला सकते थे, और जो इन्फेंट्री होते थे वो खड़े खड़े तो आसानी से बंदूक चला सकते थे। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था वो फाइट करा था बर्मा से, अफगानिस्तान से और इजिप्ट से। वह सोल्जर्स वर आर्म्ड विथ, और उनके जो भी सोल्जर्स थे उनकी आर्म क्या होती थी, उनकी जो भी तलवार, उनके पास हथियार कौन कौन से होते थे? उनके पास में मस्केट होती थी। मस्केट के अंदर क्या होता था? जो भी कार्टिलेज होता है, मतलब जो भी एक ऐसी डिब्बी सी आती है और उसके ऊपर ऐसी अफवाहें फैल गई थी, उसके ऊपर जो भी पैकिंग की जाती है उसके ऊपर चमड़ा लगाया जाता है, किसका? काऊ का और पिग का। तो ये जो इंडिया के जो भी इंडियंस थे या फिर जो भी मुस्लिम्स थे उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते थे, क्योंकि जो भी हिंदूज थे वो काऊ को अपनी पवित्र माता मानते थे, और जो भी मुस्लिम्स थे वो पिग का मीट खाना अशुभ मानते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास में ये मस्केट्स होती थी, तो मस्केट्स को चलाने के लिए कार्टिलेज होता था, और कार्टिलेज के ऊपर जो भी फैटिंग की जाती थी काऊ की और पिग की। काऊ को जो भी हिंदूज है वो पवित्र मानते थे, और जो भी मुस्लिम्स हैं वो पिग का मीट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो इस कारण से रिवॉल्ट भी किया था। तो मस्केट्स के अंदर ये कार्टिलेज होता है, और मैचलॉक्स के अंदर क्या होता है? एक ऊपर कुछ होता है उसके अंदर, और उसके अंदर बारूद भरा जाता है और बाद में उससे शूट किया जाता है। तो हमने द कंपनी आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत और जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम द कंपनी आर्मी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अनदर चेंज, एक तो ब्रिटिशर्स चेंज लाए। क्या लाए? ये तो आपको पता चल गया कि वो पहले कैवलरी को ज़्यादा हेड मानते थे और बाद में उन्होंने ट्रेनिंग करने के ऊपर ज़्यादा इन्फेंट्री के ऊपर ध्यान दे दिया। अनदर चेंज, दूसरा चेंज क्या लाए? वो यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। यूनिफॉर्म मतलब समानता, तो वो एकदम सेम सब कुछ लाना चाहते थे मिलिट्री के कल्चर के अंदर। मिलिट्री के कल्चर के अंदर कैसे? जैसे मान लो सभी को एक ही ड्रेस पहननी चाहिए, सभी का डिसिप्लिन एक ही होना चाहिए, और सभी जो है वो सभी को एक जैसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो ऐसे वो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते थे। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन। जो भी सोल्जर्स होते थे, जो भी इंडियन सोल्जर्स होते थे, उनको सब्जेक्ट किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी टू यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन जो होती है उनके स्टाइल के अंदर, ट्रेनिंग ड्रिल, उनकी ट्रेनिंग के अंदर, उनके ड्रिल के अंदर
डिसिप्लिन, और उनका जो भी डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसा यूरोप के सोल्जर्स का जैसा डिसिप्लिन होता है वैसा ही इंडियंस के सोल्जर्स को भी वैसा ही डिसिप्लिन रखना है। लेकिन ये जो होता है ये कभी कभार जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रिटिशर्स ये तो देखेंगे नहीं कि ये कौन सी कास्ट का, ये कौन से रिलीजन का है। वो तो सभी को इफ यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते थे तो वो सभी को अगर मस्केट बंदूक देंगे तो उस कार्टिलेज को ऐसे छीलना पड़ेगा मुंह से। और जो हिंदूज थे वो जो गाय होती है, जो हमारी काव होती है, उसको पवित्र मानते थे तो वो उसको छीलना पसंद नहीं करते थे। और जो मुस्लिम्स होते थे वो जो भी पिग होता उसके मीट को खाना अशुभ मानते थे तो वो भी उसको नहीं छीलते थे। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। और ब्रिटिशर जो थे वो कास्ट और रिलीजन को देखते नहीं थे, वो तो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते थे। तो इसी कारण से जो भी हिंदूज होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, वो रिबेल कर देते हैं 1857 का। क्यों? क्योंकि उनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हर्ट होते हैं। तो हमने द कंपनी आर्मी वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिया। हमारा लगभग ये जो चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी ये कंप्लीट होने वाला है। बस हमारा लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन का, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।